आज के दौर में जितना कमाना महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसे बचाया जाए और कहाँ लगाया जाए। ये भी आज के दौर में बड़ी समस्या बन गई है। हमारे साथ फाइनेंस एक्सपर्ट ईशान जी मौजूद है। लोगों के साथ बड़ी समस्या है कि हम कमा रहे हैं, महीने के अंत में मालूम नहीं पड़ रहा है कि पैसा कहाँ जा रहा है और कहाँ लगाए, क्योंकि कब कौन सी बीमारी हो जाए। और इंश्योरेंस को लेकर भी बड़ी लोगों में चर्चा रहती है कि हमें इंश्योरेंस लगाना चाहिए और पैसे कहाँ रखना चाहिए। अच्छा, युवाओं के साथ साथ पहले 30 उम्र के लोगों बात कर लेते हैं कि वो पैसे कैसे बचाए और कहाँ लगाए। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है कि लाइफ में अगर अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करना है और सक्सेसफुल रहना है, तो खर्च करने से पहले इन्वेस्ट करें। पहले हमारा फॉर्मूला होता था पहले के जमाने में कि इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस। इस फॉर्मूला को बदल दीजिए, एक्सपेंसेस इक्वल्स टू इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट। अब वो इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो सकता है, महीने के 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 5000 रुपए, जो भी आप करना चाहें पहले वो करिए। ये सोचिए कि मेरी इनकम अगर 20,000 रुपए एग्जाम्पल के लिए, तो पहले मैं 5000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा, बाकी बचे हुए 15,000 रुपए को मैं खर्च करूंगा किसी भी काम में। अगर आप ये डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो आपकी जो फाइनेंशियल फ्रीडम की जो जर्नी है कि आप जल्दी रिटायर हो जाएं, जल्दी आपके लिए बच्चों के लिए पैसा जोड़ लें, वो सब कर पाएंगे। ये आपका पहले सवाल का जवाब है। एक लोग कहते हैं कि साहब 20,000 रुपए है, कहाँ बचत देते हैं, क्योंकि महीने के अंत तक पैसा ही नहीं बचता। आप ये कह रहे हैं कि 2,000 रुपए या 1,000 रुपए शुरुआती महीने में देना शुरू कीजिए, तो आपके लाइफ लाइन के लिए पैसा काफी बच सकता है। तो किस उम्र तक कि हमें यहाँ से बचाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में 30 से पहले शादी हो जाती है और बच्चे शुरू हो जाते हैं, तो क्या कब से बचाना शुरू करें पैसा? देखिए, इसका सिंपल थंब रूल है कि पैसा इन्वेस्ट करना, पैसे को काम पे लगाना मतलब पैसा इन्वेस्ट करना। पैसा इन्वेस्ट करना में वहां इन्वेस्ट करना है जहां कंपाउंडिंग की हेल्प मिले। अब कंपाउंडिंग के फॉर्मूले में सबसे ज्यादा जरूरी होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे ज्यादा जरूरी होता है नंबर ऑफ ईयर्स। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि जितना ज्यादा आप लंबा रुकेंगे इन्वेस्टमेंट में, उतना ही आपको बेनिफिट है, राइट? तो दैट मीन्स जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा है। हो सकता है ये वाली जनरेशन को अभी बाद में नॉलेज आई, लेकिन आप अपने आने वाली जनरेशन के लिए जैसे ही वो बर्थ लें, उसी टाइम उनके नाम पे आप 1,000-2,000 रुपए की म्यूचुअल फंड की SIP करा सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है कि जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना अच्छा है। तो आपकी एज कोई भी हो, 20, 25, 30, आप ये देखिए कि कैसे आप महीने के रेगुलर वे में सेविंग और उस सेविंग को इन्वेस्ट करके आप उस पैसे को धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो ही आप अपने आप को रिटायर कर पाएंगे टाइम पे, तभी आप बच्चों की पढ़ाई और शादी वाले सारे गोल्स को पूरा कर पाएंगे। अदरवाइज हम किसी चमत्कार की उम्मीद में बैठेंगे कि कोई चमत्कार होगा और हमारे बच्चों की बड़ी हायर एजुकेशन हो जाएगी और हम रिटायर हो जाएंगे। इसलिए जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा है। अच्छा सर, एक और सवाल है उसी में ही है, इंश्योरेंस को लेकर, या जिस तरीके से लोग LIC कराते हैं कि हमें इस साल 10 साल बाद में लाखों रुपए मिल जाएंगे, या इंश्योरेंस कराते रहे लोग कि हमें 2,000 रुपये शुरू करें तो महीने के लगभग 20 से 25,000 रुपये जा रहे हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं उससे काफी नुकसान भी हो रहा है, कुछ लोगों को फायदा हो रहा है। लोग बड़े कंफ्यूज हैं कि क्या ऐसा करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग और वेल्थ मैनेजमेंट का पहला उसूल है कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल भी मिक्स मत करिए। इंश्योरेंस करना जरूरी है। 2 इंश्योरेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। एक आपके लाइफ का इंश्योरेंस, उसका सही इंस्ट्रूमेंट है टर्म प्लान। आप किसी भी अच्छी इंश्योरेंस कंपनी का एक टर्म प्लान ले लीजिए जो आपकी सालाना इनकम का 10 गुना के आसपास हो। मान लो आप अगर सालाना आप 3 लाख रुपए कमाते हैं, तो कम से कम 30 लाख से 50 लाख आपका लाइफ कवर होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए तो आपके नॉमिनी को ये 30, 40, 50 लाख रुपए मिल जाए। दूसरा इंश्योरेंस होता है फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस, सो दैट आपके सारे जो फैमिली है वो कवर्ड रहे। कल को गॉड फॉरबिड कोई भी हेल्थ इशू आ गया, हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, तो आपके जेब से पैसा ना लगे। ये 2 इंश्योरेंस करना बहुत जरूरी है और सिर्फ इन 2 इंस्ट्रूमेंट को चूज करिए। लाइफ इंश्योरेंस के लिए टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसके बाद आइए इन्वेस्टमेंट पे। पहले ये इंश्योरेंस करिए, फिर नंबर आता है इन्वेस्टमेंट्स का। अच्छा सर, स्टॉक मार्केट और इसमें बड़ा गेम चल रहा है, लोग क्रिप्टो करेंसी से जोड़ के देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट भी वही है जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी काम करती है। वहां पैसा इन्वेस्ट करना, कभी कौन सा पैसा डूब जाए ये मालूम नहीं है। उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी वैसे ही। इसमें दोनों में अंतर क्या दिख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा अंतर है कि स्टॉक मार्केट में कंपनीज आती हैं पैसा रेज करने के लिए, सो दैट वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके, नई नई फैक्ट्रीज खोल सके, नई नई डेमोग्राफीज में एंटर कर सके। तो स्टॉक मार्केट तो एक कैपिटल क्रिएट करने का, अपनी बिजनेस कैपिटल क्रिएट करने का एक तरीका है, जिसमें
हम सब लोग फिर उन शेयर्स को लेते हैं जिनमें हमें लगता है कि वो कंपनीज आने वाली 5 साल, 10 साल, 20 साल में अच्छा करने वाली है, राइट। तो ये एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक ट्रांसपेरेंट असेट नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में अगर किसी ने पैसा लूज कर दिया तो उसके पास कोई रेगुलेटेड नहीं है कि वो सेबी के पास जा सकता है, आरबीआई के पास वो किसी के पास नहीं जा सकता, क्योंकि ये रेगुलेटेड नहीं है। तो क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट असेट क्लास नहीं है। मैं आपको स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि क्रिप्टो करेंसी से दूर रहिए। और अगर आपका बहुत ही मन है रिस्क लेने का कि भाई 100 रुपए में से 2 रुपए 5 रुपए की रिस्क लेनी है, तो आप ये मान के चलिए उतना ही पैसा डालिए कि कल को अगर जीरो भी हो जाए तो आपकी सेहत पे और आपके फाइनेंशियल गोल्स पे असर ना पड़े। अदरवाइज मार्केट में रिटर्न बनाने के लॉन्ग टर्म में बहुत तरीके हैं, क्रिप्टोस को अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, पहले ही सवाल दोबारा रिपीट करूंगा, स्टॉक मार्केट के लिए किन कंपनीज पर विश्वास करें कि वहां पैसा लगाना चाहिए? देखिए, स्टॉक मार्केट में अगर आप रिसर्च कर सकते हैं या तो आप हम जैसे एडवाइजर्स की हेल्प लें या खुद रिसर्च कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तो आपको ये पता रहेगा कि किन कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे हैं, किन कंपनीज की बिजनेस ग्रोथ अच्छी है, या कौन से म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, राइट। तो जैसे हम एक अपनी सेहत के लिए डॉक्टर्स की हेल्प लेते हैं, हम अपनी वेल्थ के लिए या अपने पैसों के लिए एक एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं या खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से कर सकते हैं रिसर्च तो डेफिनेटली आप BSE 500 अच्छी टॉप 500 कंपनीज के शेयर्स को ले सकते हैं। और इससे भी बेटर है कि आप म्यूचुअल फंड लीजिए सो दैट आपको ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत ना हो, उसमें आप पैसा डालिए और लॉन्ग टर्म में अपना वेल्थ क्रिएट करिए। वेल्थ क्रिएट करने में दोस्तों 10 साल, 15 साल, 20 साल लगते हैं। लंबे टाइम स्टे रहिए म्यूचुअल फंड में, या खुद रिसर्च कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली शेयर्स भी खरीद सकते हैं। अच्छा, इसी मुद्दे पर बातचीत करते हुए, क्योंकि फाइनल एक्सपर्ट है, तो जिस तरीके से लोग कहते हैं हमारी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन, तो लोग बोल रहे हैं कि कुछ नहीं, फालतू की बातें हो रही है। आप कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि हम जिस वक्त राजधानी जयपुर में बात कर रहे हैं तो दिल्ली तो या इंटरनेशनल लेवल पर किस तरीके से मुद्दे बातचीत होती है कि वाकई में अर्थव्यवस्था में ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही? देखिए, अर्थव्यवस्था की ग्रोथ का अगर आप नंबर देखें तो जितना टाइम हमें $1 ट्रिलियन की GDP आने में लगा, उससे कहीं कम समय में हम 4 ट्रिलियन की $4 ट्रिलियन की GDP पे पहुंच गए। दोस्तों, इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और उसके पीछे रीजन है। मैं अगर आपको फिगर्स बताऊं तो 6.5% की GDP ग्रोथ रेट जो है, जिसको हम मेन पैरामीटर मानते हैं, वो वर्ल्ड वाइड किसी की नहीं है और हम कंसिस्टेंटली 6.5% से ग्रो कर रहे हैं। अगर आप देखें तो GST फिगर पर मंथ 2 लाख करोड़ के आसपास आ रहा है। अब GST कौन देता है? बिजनेसेस देते हैं, राइट। तो अगर 2 लाख करोड़ के आसपास का GST अब बनने लग रहा है कॉन्टिन्यूसली, 1.9, 1.95 जैसी फिगर आ रही है, दैट मीन्स हमारे बिजनेसेस अच्छा कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के PMI को देखें तो वो भी बड़ा ही एक्सपेंशन वाले जोन में है, 50 से ऊपर चल रहा है वो, मैन्युफैक्चरिंग PMI या सर्विसेज PMI। तो ये कोई भी बोले कि हमारी इकोनॉमी ये हो गई या वो हो गई, ये सब बेकार की बातें हैं। इंडिया इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में दोस्तों बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। इस दुनिया का काम इंडिया के बिना नहीं चल सकता, बिकॉज हमारे पास यंग पॉपुलेशन है जो कंज्यूमर्स बनने वाले हैं। सो दोस्तों, इंडिया की इकोनॉमी को लेके बहुत पॉजिटिव रहे, लॉन्ग टर्म में यहां पैसा डेफिनेटली बनेगा। अच्छा, आपने बता दिया कि GDP को लेकर अगर लोग कह रहे हैं कि आपने तो बात कही है, पर हम पुख्ता जानकारी के लिए GDP की जानकारी कैसे नापे, क्योंकि आपने तो पढ़ा समझा, हम कैसे जाने उन चीजों को? देखिए, हमारे पास ऐसी बहुत सारी पब्लिक डोमेन है, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट की, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट्स है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, और ऐसे बहुत सारे पोर्टल हैं जिसमें रेगुलरली अपडेटेड डेटा पब्लिश होता है। आप किसी की बात मत मानिए, आप उन फिगर्स की बात मानिए, आप जो RBI पब्लिश कर रहा है उसकी बात मानिए, आप जो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो पब्लिश कर रहा है उसकी बात मानिए। आप देखें, आज हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इस दुनिया में, और मुझे लगता है मैटर ऑफ टाइम हम 3rd लार्जेस्ट हो जाएंगे। एंड आई थिंक मैटर ऑफ अनदर मे बी 1 or 2 decades हम शायद 2nd लार्जेस्ट बन जाएंगे। सो दोस्तों, अगर आप ऐसी इकोनॉमी में हो जो 2nd या 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकती है, तो किसी भी कंट्री का काम बिना आपके चल ही नहीं सकता है। बस हमें इस मार्केट में, इस इकोनॉमी में इन्वेस्टेड रहना है लॉन्ग टर्म के लिए। राजनीति सवाल नहीं है, पर सदन में 3 दिन से चर्चा हो रही है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इंडिया की डेथ इकोनॉमी है, सदन में चर्चा भी हुई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बड़ा कह भी दिया बाहर आके कि रियली इंडिया की डेथ इकोनॉमी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों के लिए, क्योंकि आपने कहा कि नहीं, इंडिया बहुत बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट है कि लगातार
6% प्लस के ऊपर की जीडीपी ग्रोथ रेट जो किसी इकोनॉमी की नहीं है, पिछले आप 5 साल 10 साल उठाएं, उस इकोनॉमी को डेड बोला जा रहा है। और जो कॉन्टिन्यूसली आपको हर पैरामीटर पे ग्रो करती दिख रही है, नए नए इंडस्ट्रीज आ रही है, उनको डेड किया जा रहा है। जो इकोनॉमी नए नए रिफॉर्म से, चाहे वो जीएसटी रिफॉर्म हो, पीएलआई रिफॉर्म हो, मेक इन इंडिया रिफॉर्म हो, उससे आगे बढ़ रही है, उसको डेड कहा जा रहा है। मेरे हिसाब से ये सब कुछ पॉलिटिकल है, ये सब कुछ एक दबाव बनाने का तरीका है। सच्चाई ये है कि इंडिया के बिना, भारत के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। और ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें भारत वर्ल्ड की सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमी में से एक होगा, ऑलरेडी है और होने वाला है, ये आप आने वाले 10 सालों के अंदर देख लीजिएगा। बिना इंडिया के, बिना भारत के किसी इकोनॉमी का काम नहीं चल सकता, जिसमें यूएस भी इंक्लूडेड है। अच्छा निशांत जी, राहुल गांधी या कांग्रेस है वो लगभग आधे देश को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि कई जगह कांग्रेस है, कई जगह उनके सीएम बने हुए हैं। जनता फिर सवाल पूछेगी, क्योंकि उन्होंने सदन में ये बात कही है, तो हम आपकी बात पर कैसे विश्वास कर ले, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि रियली इंडिया की डेथ इकोनॉमी है। तो हमें कोई ऐसी वेबसाइट बताइए जहां हम जानकारी ले सकें, क्योंकि आपने समझा उन चीजों को, फिर आपने कहा कि आने वाले 10 साल के अंदर इंडिया के बिना वो काम नहीं होने वाला। देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि आप किस चीज पे भरोसा करेंगे। सबसे ज्यादा जो डेटा गवर्नमेंट पब्लिश करती है, तो जो भी मैं आपको, डेटा फेक हो सकता है। देखिए, गवर्नमेंट डेटा के फेक होने की पॉसिबिलिटी मैं पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत ही कम मानता हूं। उस फिगर में त्रुटियां हो सकती हैं, उस फिगर में थोड़े बहुत एरर्स हो सकते हैं, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, बट वो फिगर गलत नहीं हो सकता। आप आसपास, आप कहते हैं $4 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है, आप आसपास देखिए क्या परचेजिंग पावर 15 साल पहले होती थी और आज की परचेजिंग पावर देखिए। आज लोगों को बड़ी कार खरीदने में हिचक नहीं होती है, आज लोगों के लिए एयर ट्रैवल बहुत छोटी सी बात हो गई है। तो क्या आप चारों तरफ संपन्नता नहीं देख रहे हैं? परचेजिंग पावर तो बढ़ ही रही है, ठीक है। एक इंसान को एक उस लेवल पे आने में टाइम लगता है, लेकिन डेफिनेटली हमारी जो लोअर जो क्लास थी इन टर्म्स ऑफ इनकम लेवल, वो मीडियम क्लास में मूव हुई है, और जो मीडियम क्लास है वो अपर मीडियम में मूव हुई है। ये डेटा प्रूव करता है। और आप अपने चारों तरफ देखिए और फिर आप खुद इस बात को मानेंगे कि हम एक सही रास्ते पे हैं। और आने वाले 20 साल आई थिंक इंडिया शुड बिकम अ डेवलप इकोनॉमी, जो वर्ल्ड को बहुत बहुत पैरामीटर्स पे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। निशांत जी, एक अंतिम सवाल लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कल भी बयान दिया कि हम इंडिया पर दुगने दाम पर टैरिफ लगाने वाले हैं। टैरिफ क्या है और क्या किस तरह से बातचीत की जा रही है? लगातार ये ट्विटर पे ही बयानबाजी चल रहा है। देखिए, टैरिफ उनका एक तरीका है। 1971 से पहले, आज से करीबन 55 साल पहले वो टैरिफ पे चलते थे। फिर उन्होंने इंडिया पे लगाया गया था टैरिफ, हमेशा यूएस लगाता था बिकॉज दे आर द कंज्यूमर। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से डॉलर्स को यूज किया है और आज वो ऑलमोस्ट $36 ट्रिलियन की डेट पे है, क्योंकि उन्होंने इतनी करेंसी प्रिंट करी है। तो 1971 से पहले वो टैरिफ ज्यादा लगाया करते थे। 71 पे नया ब्रेटन वुड्स सिस्टम आया जिसमें सब कुछ चेंज कर दिया गया। डॉलर और गोल्ड के कन्वर्जन भी रोका गया और आने वाले टाइम में ये फाइनल किया गया कि हम टैरिफ कम करेंगे और हम धीरे धीरे अब नए इकोनॉमी में शिफ्ट होंगे। अब हम वापस यूएस 1971 से पहले के सिस्टम में जा रहा है, जिसमें हाई टैरिफ्स एंड लो पर्सनल टैक्सेस, ये इस सिस्टम में वापस जा रहा है। तो डेफिनेटली जब ये शिफ्ट हो रही है तो वर्ल्ड वाइड उथल पुथल होगी। ये उथल पुथल होनी ही थी, इसमें कोई डाउट नहीं था। तो इस उथल पुथल का मैं आपको सिंपल सा बोलूं, हमारे यूएस के ट्रेड में सिर्फ $80 बिलियन। $80 बिलियन इज नथिंग फॉर आवर इकोनॉमी। हिंदुस्तान की इकोनॉमी हमारे 140 करोड़ लोगों के कंजम्पशन से बनी है। हमारा एक्सपोर्ट का जीडीपी में बहुत बड़ा शेयर है ही नहीं, और उसमें से भी यूएस का शेयर बहुत कम है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करें, अपने एक्सपोर्ट्स को दूसरी कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स में भी लेके जाए। एंड आई एम श्योर धीरे धीरे यूएस की डील, जो भी हो, छोटी बड़ी डील, वो स्ट्राइक होगी नेगोशिएशन होके, और वो जो डील होगी उसमें सबके लिए वो अच्छा होना चाहिए। बट आज का भारत वही करेगा जो उसके लिए और उसके सिटीजन्स के लिए अच्छा है। वो भारत अब गया जो दूसरों के लिए काम करता था। क्या अन्य देश भी इंडिया पर टैरिफ लगाते हैं अमेरिका के अलावा? देखिए, टैरिफ तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। टैरिफ का मतलब है कि मेरा सामान वहां एक्सपोर्ट हो रहा है तो उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन आप सोचिए टैक्स किस पे लगेगा? जो वहां यूज करने वाले हैं। मैंने $100 का सामान भेजा और मेरे पे $25 का टैरिफ लग गया, 25%।
का। तो 125 रुपए का माल मेरे लिए नहीं है, 125 रुपए का माल है यूएस के सिटीजन के लिए। तो आप सोचो यूएस में महंगाई कितनी बढ़ेगी, वहां के सिटीजन के लिए बहुत सारी चीजें अनअफोर्डेबल हो जाएंगी। तो इसलिए ये सब गिमिक्स हैं, वहां के सिटीजन को भी हो सकता है डिससेटिस्फैक्शन हो, लेकिन धीरे धीरे एक कॉमन ग्राउंड पे आएंगे। यूएस एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है, इंडिया, यूएस को इंडिया की जरूरत है, इंडिया को भी यूएस की जरूरत है, इसलिए कॉमन ग्राउंड आने वाले महीनों में बनेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद निशांत जी। हमने तमाम सवालों को लेकर कि कैसे पैसे बचाया जाए और उसी के साथ जिस तरीके से 2-3 दिन से एक बड़ा विषय बना हुआ है पूरे देश के अंदर टैरिफ को लेकर, उनसे खुल के चर्चा की कि ये पहले भी लगता रहा है, अभी कोई बड़ी बात नहीं है और आने वाले दिनों में ये फिर वापस संतुलन होगा। ये राजनीतिक परिदृश्य में ये बात उछाल पर हो सकती है, लेकिन अब धीरे धीरे धरातल पर काम हो रहा है और इंडिया भी उसी ग्रोथ पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। जिस तरीके से जीडीपी को लेकर भी चर्चा की हमने।